नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आप लोगों ने टोमेटो फीवर के बारे में बहुत सुना होगा और पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों में केस निकल कर भी आए, जिसके बाद उन क्लासेस को बंद कर दिया गया। तो आज हम आपको ये बताएंगे टोमेटो फीवर आखिर है क्या, इसके कॉजेस क्या होते हैं, अगर किसी को हो जाए तो साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने, खासकर बच्चों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है, और किस प्रकार से उपचार करना है, ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, डायग्नोज करने का तरीका क्या है, और जिन स्कूलों में निकला है उन स्कूल को कौन से रूल्स को फॉलो करना है जिससे ये स्प्रेड कम हो। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन और डीएमए के एडिटर डॉक्टर सुनील सिंगल जी हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर सुनील सिंगल जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जानिए क्या होता है टोमेटो फीवर, किस तरह से फैलता है टोमेटो फीवर, किसकी वजह से होता है टोमेटो फीवर, जिन स्कूलों में केस निकले हैं उनको क्या कदम उठाने हैं, जिन बच्चों को हुआ है वो क्या सावधानियां बरतें, टोमेटो फीवर कितने दिनों में ठीक होता है, क्या साफ सफाई ना होने से ये बीमारी फैलती है। कोविड-19 और मंकी पॉक्स के कहर के बाद कुछ राज्यों में टोमेटो फीवर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। केरल और उड़ीसा में अब इस बीमारी की चपेट में 80 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू की पहचान सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को हुई थी। बीती 26 जुलाई तक 82 से अधिक बच्चों में संक्रमण की सूचना मिली है। पूर्व दिल्ली के कुछ स्कूलों में टोमेटो फीवर के केस देखे गए हैं। बच्चों को टोमेटो फीवर हुआ है, जिसको लेकर लोगों में परेशानियां काफी देखी जा रही हैं। उन बच्चों को उपचार दिया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे टोमेटो फीवर क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत से लोगों के मन में अफवाह है कि टोमेटो से ये बुखार हो रहा है। तो जानिए टोमेटो फीवर को लेकर महत्वपूर्ण बातें हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये विषय जो हमने चुना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के समय में लोग जानना चाहते हैं टोमेटो फीवर को लेकर, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल ना भेजें क्योंकि ये फीवर लोगों को परेशान कर रहा है। सर, इस विषय पर हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि देखा जाए बहुत से पेरेंट्स के मन में इस बात की दुविधा है कि बच्चों में टोमेटो फीवर बहुत देखा जा रहा है। आप सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के ही डॉक्टर हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए आखिरकार टोमेटो फीवर है क्या। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो टोमेटो फीवर है, पहले तो आप ये जान लें कि टोमेटो फीवर का टमाटो से या टमाटर से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों में ये भ्रांति फैल रही है कि ये टमाटर को छूने से या टमाटर को खाने से या किसी भी रूप से टमाटर का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है और ये फीवर टमाटर से नहीं फैल रहा है। इसका नाम टमाटर फीवर क्यों पड़ा या टमाटो फीवर क्यों पड़ा, उसका कारण है कि जो इसके रैशेज हैं, जो इसके निशान हैं, जो इसके चकते हैं, वो एक चकते सारे चकते मिल के एक बड़ा चकता बना लेते हैं और लाल रंग का एक चकता बड़ा बन जाता है, एक रैश बन जाता है और वो रैश टमाटर के कलर के जैसा है, तो उसको एक तरह से टमाटो फीवर या टमाटो रैशेज का नाम दे दिया। यूजली जो ये रैशेज हैं या निशान हैं बटक्स पे, या जिसे हम मेडिकल भाषा में ग्लूटियल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे ये निशान होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, तो प्रेशर के कारण भी वो निशान इकट्ठे होकर एक बड़े निशान का रूप ले लेते हैं। और ये मेनली एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो एंटेरोवायरस या कोक्साकी ग्रुप के वायरस से होता है। और बाकी बीमारियाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हैंड, फुट और माउथ डिजीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और आप देख रहे हैं कि चिकनगुनिया, डेंगू फीवर भी आजकल आ रहा है। तो किसी भी बीमारी में जो रैशेज हैं वो मिल के एक बड़ा रैश बना दें और वो रैश का रंग लाल हो और टमाटर जैसा हो, उसी को हम टमाटर फ्लू या टमाटर फीवर या टमाटर रैशेज या टमाटो रैशेज के नाम से एक नाम दे दिया। पहले ये कुछ केरला में देखे गए 28 से 32 बच्चे जिनमें एक स्कूल में पाए गए और वहाँ से उसको एक टमाटर फ्लू या टमाटो फ्लू का नाम दिया। और एक दुर्भाग्य से एक लैंसेट जर्नल में ये छप गया कि टमाटो फ्लू नाम का कुछ एक वायरस है जो इंडिया में आ गया है।
तो मेरी जनरल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जब तक पूरी तरह से जानकारी ना ले लें ऐसी पब्लिकेशन या ऐसा एडिशन ना दें, और ताकि उसको बाद में हमें बहुत भ्रांति फैल जाए और एक लोगों में डर की स्थिति फैल जाए। तो टमाटर फ्लू कुछ नहीं है, एक तरह के रैशेज हैं, और वो रैशेज किसी भी बीमारी में जैसे मैंने बताया हो सकते हैं, और वो रैशेज का ये बड़ा रूप है जिसको हम टमाटो फ्लू के नाम से जान रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया दर्शकों को कि दर्शकों आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जिस प्रकार से बता रहे हैं ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बच्चों में देखी जाती है और डॉक्टर्स बहुत ही सही उपचार देकर आप लोगों को ठीक कर भी देते हैं। सर कॉजेज़ क्या है, किसकी वजह से बीमारी बच्चों में फैलती है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मेनली जो हैंड फूट एंड माउथ डिजीज़ है, इसके रैशेज ही एक साथ इकट्ठे होकर एक बड़े रैश का रूप ले रहे हैं, और वो हम उसको टमाटो फ्लू कह रहे हैं। और उसका कारण मेनली एक वायरस है, एंटेरोग्रुपा वायरस या कॉक्साकी वायरस है, उसके कारण ये फैल रहा है। और अगर ये चिकनगुनिया डेंगू फीवर में भी इस तरह के रैशेज देखने को मिल रहे हैं तो वो डेंगू के वायरस से या चिकनगुनिया के वायरस से हो रहे हैं। मेनली जो देखा जा रहा है ये हैंड फूट एंड माउथ डिजीज़ में देखा जा रहा है, और उसी को हमने टमाटो फ्लू का नाम दिया है। तो इसका वायरस ही कारण है, वायरस से फैल रहा है, और जो फैलने का तरीका है वो टच से ही है, क्लोज कॉन्टैक्ट से। और जैसे भी बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आता है या बच्चे एक दूसरे के किस करते हैं तो उससे ये फ्लू फैल रहा है। और मेनली जो हैंड फूट एंड माउथ डिजीज़ है या टमाटो फ्लू है, ये 2 से 5 या 2 से 6 एज ग्रुप के बच्चों में हो रहा है। बड़े बच्चों में या अडल्ट में ये नहीं होता, किसी किसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज में जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनमें भी हो रहा है, क्योंकि बाकी जो 6 साल से या 7 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें इसके लिए स्वतः ही अपने आप ही एक एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई होती हैं, और जब भी वायरस उनको अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज़ उसको उससे बचा के रखती हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। ये छोटे बच्चों में होता है और उन बच्चों में ज़्यादा हो रहा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यून सिस्टम पुअर है, या बड़े बच्चों में जो मतलब कोई बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों में होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सर आपने बता दिया, क्या इसको मंकी पॉक्स से अलग माना जाए? और सबसे बड़ा सवाल जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, अपने पूर्वी दिल्ली के कुछ स्कूलों में टोमेटो फीवर के केस देखे गए। ऐसे में लोगों को चिंता हुई, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस मंच से कि बच्चों को भेजना है स्कूल कितना ज़रूरी है, या कोई प्रिकॉशंस के साथ भेजना है, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनील जी, जो ये रैशेज आप देख रहे हैं या फ्लू के केसेस देख रहे हैं, तो मेरी पहले तो पेरेंट्स से या दर्शकों से गुजारिश है, जिस भी बच्चे को फ्लू हो, फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो या रैशेज हो, मेनली रैशेज शुरुआत में हाथ पे आते हैं, पैर पे आते हैं, लिप्स पे, फेस पे आते हैं, अगर ऐसी अवस्था है तो उस बच्चे को स्कूल ना भेजें। और जो भी इसको नोटिस करता है, मान लो स्कूल में भी हम टीचर ने नोटिस किया, तो उस बच्चे को घर भेज दें, और जब तक वो रैशेज ठीक नहीं हो जाते जब तक बच्चे को स्कूल ना भेजें। या तो ऑनलाइन क्लासेस हैं या होमवर्क जिस तरह से कराते हैं वो कराएं, क्योंकि अगर ये एक बच्चे से दूसरे में बहुत कंटेजियस है, जल्दी से फैलता है और पूरी की पूरी क्लास को ही फैल जाता है। तो मेन संदेश ये है कि अगर बच्चे को आपको संदेह लगता है तो ना भेजें, और ये अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है। अगर बच्चे को फ्लू है, मतलब बुखार है या कोल्ड कफ है या रैशेज हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा, इस तरह के रैशेज मुंह में अंदर भी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में बच्चा खाना छोड़ देता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, लूज मोशन भी हो जाते हैं, पेट में दर्द भी हो जाएगा, वॉमिटिंग भी हो जाएगी। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं, बच्चा इरिटेबल भी हो जाता है, तो ऐसे में पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। बुखार है तो घर में अमूमन पैरासीटामोल या वो होता है, आप वो बच्चे को दे सकते हैं। और रैशेज के लिए या ईचिंग के लिए, इरिटेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग के लिए आप अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें और परामर्श लेके ही दवाई लें। मतलब बहुत अच्छी बात बताई, ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और डॉक्टर से परामर्श लेना है। अगर बच्चे में सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, ये आपने पेरेंट्स के लिए बात बता दी। अब उन स्कूलों के लिए संदेश जहाँ पर ये केस निकले हैं, बच्चे टोमेटो फीवर से ग्रसित देखे जा रहे हैं, उन स्कूल को, उन मैनेजमेंट को आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ स्कूल्स में सेशन कराएं पीडियाट्रिशियंस के या डॉक्टर्स के, ऑडियो विजुअल के थ्रू या डायरेक्ट सेशन भी
बच्चों को भी संदेश दें और पेरेंट्स के लिए भी एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एक सेशन करा दें जिसमें कि हम उनको बता सकें कि टमेटो फ्लू एग्जैक्टली है क्या और आपको क्या करना है। वैसे तो हम आपके माध्यम से ये बड़े चैनल पे जा रहा है तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी, पर इस स्कूल्स भी ये एक प्रोग्राम कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि टीचर से भी पेरेंट्स से कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। बस हमें ये बताना है, समझना है कि ये एक दूसरे से बहुत फास्ट फैलती है, कंटेजियस है। तो अगर हम किसी मोमेंट पे ये डायग्नोज करें या सस्पेक्ट करें कि इस बच्चे को ये बीमारी है या हैंड फूट माउथ डिजीज़ है या कुछ भी है, तो उस बच्चे को घर भेज दें तुरंत और पेरेंट्स को बुला लें और उसको सलाह दें कि बच्चा जब तक ठीक ना हो जाए तब तक घर पे रहे। मतलब आपने कहा ये बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कंटेजिनियस है, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। सर, क्या माना जाए जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा और आप लोगों जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छी सेवाएं दी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका अस्पताल भी कोविड का था और आपने बहुत से केसेस को हैंडल किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये फैलने स्प्रेड करने का तरीका कोविड की तरह है या इसका स्प्रेडिंग रेट कम है? और दूसरी बात मैं आपसे इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, आइसोलेशन वर्ड हम लोगों ने बहुत सुना था कोविड में, इसमें टोमेटो फीवर में बच्चों को क्या आइसोलेट करना पड़ता है? देखिए, ये आपका सुनील जी बहुत अच्छा सवाल है। कोरोना में जो इन्फेक्शन था वो भी बहुत कंटेजियस था और बहुत फास्ट स्प्रेडिंग था, पर जो उसके फैलने का तरीका था वो छूने से भी था, स्नीजिंग से भी था, खांसी से भी था, फोमाइट से भी था, जो पार्टिकल्स हवा में थे उनसे भी था। यहाँ पे जो फैलने का तरीका है वो दूसरा है। उसमें फैलने का तरीका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है कि एक बच्चा एक दूसरे के बच्चे कॉन्टैक्ट में आता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये कोरोना तो हमारा किसी भी एज ग्रुप में हो रहा था, अडल्ट्स में भी हो रहा था, ओल्ड एज में भी हो रहा था, बच्चों को भी हो रहा था, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये आप देखें कि ये जो हमारा HMFD है, टोमेटो फीवर है, एक एज ग्रुप्स के डिफाइंड है। यूजुअली 6 से 7 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों को नहीं हो रहा, अडल्ट्स में तो हो ही नहीं रहा। तो इसमें आप देखें कि अगर घर में 2 बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको तो सेपरेट रख सकते हैं, बट बाकी किसी को आइसोलेट करने की या बच्चे को आइसोलेट करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि ये बाकी लोगों को नहीं फैलेगा, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई। अगर बच्चे घर में हैं तो उनको थोड़ा दूर रखें, लेकिन बड़े लोगों में इसके स्प्रेड होने के चांस बहुत कम है। आपने कहा प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिनकी ज़्यादा होती है उनमें बीमारी नहीं फैलती है। क्या सर इसमें हाइजीन होना भी बेहद ज़रूरी है? कहा जाता है जितना आप हाइजीनिक होंगे तो ये बीमारी कम होगी। हाँ, देखिए, हाइजीनिक तो आप किसी भी अवस्था में अपनाएं, और जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ भी खाने से पहले हाथ धोएं, कहीं से आप बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोएं, और किसी से हाथ मिला रहे हैं, टच करते हैं तो हाथ धोएं। तो हैंड हाइजीन तो बेसिकली अभी ये कोरोना काल में भी और किसी भी बीमारी में, कोई भी बीमारी फैलती है, मान लो टाइफाइड है या और कोई जो छूने से बीमारियां या टच करने से बीमारियां फैलती हैं, हैंड हाइजीन तो सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बीमारी में भी हैंड हाइजीन तो आप हाथ बार बार वॉश करना बहुत आवश्यक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हाथों का मतलब साफ सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। ये तो आपने टोमेटो फीवर के बारे में बता दिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे ऐसे करना चाहता हूँ जो कि आज के टाइम की डिमांड है। वायरल फीवर बहुत चल रहा है और वायरल के साथ लोग कह रहे हैं कि कोविड के भी सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे हैं, गले का खराब होना, खराश है, फीवर भी है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वायरल माना जाए या कोविड माना जाए? देखिए, जो आजकल ये फ्लू जैसी इलनेस चल रही है जिसमें हल्का जुकाम या छींकें या खांसी या थोड़ा बुखार, ये सब चल रहा है, तो आप ये मान के चलें कि कोई भी फ्लू है वो उसका फैलने का तरीका सेम ही है। कोविड भी उस तरह से फैलता है, फ्लू भी उस तरह से फैलता है। तो मेरा मतलब है कि आप एहतियात बरतें और ये मान के चलें कि आपका फ्लू है तो कोविड भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। क्योंकि हमको वैक्सीन लग चुका है तो हमें कोविड होने के लक्षण इतने ज़्यादा नहीं आ पाते और वो फ्लू तुरंत रुक जाता है अगर कोविड है भी तो भी। तो कोई भी फ्लू है तो एहतियात आप बरतें, मास्क लगाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे मास्क लगाएं, और आपको फ्लू है घर में भी तो मास्क लगा के रखें। ये ना सोचें कि घर में मुझे मास्क की आवश्यकता नहीं है या दोस्तों के साथ मास्क की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फ्लू जैसे सिम्टम हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। हैंड हाइजीन और एक जो दूरी है दो लोगों के बीच में वो बनाए रखें। कोई भी फ्लू हो, या वो कोविड का फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो या दूसरा फ्लू हो, कॉमन फ्लू हो, वो उसको बचाने में ज़रूर मदद करेगा।
बिल्कुल, मतलब अगर आप मास्क आप लगाते हैं कोरोना के साथ-साथ वो आपको और भी फ्लू से बचाता है। इसलिए इस बात को हल्के मत लो कि अगर आपके छींक है, जुकाम है, आप अगर बचाते हैं तो स्प्रेड आपकी फैमिली के मेंबर्स को वो नहीं करेगा। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है सर, डेंगू केस बहुत लगातार बढ़ने लगे हैं और सितंबर अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है और जो केस बढ़ रहे हैं, कैसे मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जाए जिससे बीमारियों से हम लोगों को बचाव हो सके? देखिए, डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि इस बार हमें देखने को मिला कि वो मई जून से केसेस शुरू हो गए और दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि मच्छरों की ब्रीडिंग या जो उनके प्लेसेस उनको बताएं, ये आप जानते हैं कि ये जो मच्छर है साफ़ पानी में होता है। तो जहाँ भी छत पे जो पानी इकट्ठा हुआ है, टायरों में या खाली बर्तन में या पौधों में भी जो पानी है जो इकट्ठा है, उसको आप हफ्ते हफ्ते बदल दें। और वो बर्तन जो खाली पड़े हैं या टायर्स पड़े हुए हैं, यूजुअली ब्रीडिंग प्लेस छत पे वही होते हैं, तो उनको ना रखें। और अगर किसी तरह से कोई चिड़ियों के लिए भी पानी रखता है या पक्षियों के लिए पानी रखता है, तो उस पानी को भी आप हफ्ते हफ्ते वो चेंज कर दें, उसको पानी को बदल दें, उसको पानी को बहा दें और दूसरा पानी। तीसरा चीज़ है, अगर मान लो कहीं आसपास की नालियों में मच्छर है या कुछ है, तो अपनी एमसीडी को इन्फॉर्म करें कि वहाँ पे वो छिड़काव करें ऑयल का या केरोसिन ऑयल का। या आप भी अपने घर में हैं तो घर में अगर कहीं इस तरह से स्टेगनेंट वाटर है तो उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर डाल दें, ताकि वो जो लार्वे उसमें पनप रहे हैं वो ना पनप पाएँ और वो आगे ना बन के बड़ा मच्छर बने। मतलब पानी का मतलब कहीं जमा नहीं होने देना है जिससे ब्रीडिंग ना हो, मच्छर पनप ना पाएँ। और बार-बार इस मंच से यही संदेश दिया जाता है, बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को बचाव करना है। सर, टोमेटो फीवर से कितने टाइम में रिकवर होने के बाद बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? देखिए, यूजुअली ये टोमेटो फीवर या हैंड फूट माउथ डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है या जो इन्फेक्टिव पीरियड है, वो देखा जाए कि 7 से 10 दिन के करीब है। पर ऐसा भी पाया गया है कि जो लंबे समय तक जो बच्चा है या जो इल है, सिक बच्चा है, वो लंबे समय तक भी ये ट्रांसमिट कर सकता है वायरस। बट अमूमन जब तक आपके वो रैशेस ठीक हो जाएं और रैश फ्री बच्चा हो जाए, तो फिर उसको स्कूल आप भेज सकते हैं। मतलब कम से कम अगर माना जाए 8 दिन तो देखा ही जा रहा है, उसके हाँ, बाद ही बच्चों को स्कूल 8 से 10 दिन आप 8 से 10 दिन, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं दर्शकों, 8 से 10 दिन मतलब बच्चे को घर पे रखें। अगर बच्चे के रैशेस मतलब ठीक हो गए हैं तो स्कूल आप फिर से भेज सकते हैं और अगर हो सके तो एक बार डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। घबराएं ना आप। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को हमें भर्ती भी करना पड़ता है, जिसमें कि ओरल इंटेक पुअर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं और पेरेंट्स एकदम घबरा जाते हैं कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा और इस तरह की स्थिति हो रही है। वो बच्चे सिर्फ हम सिंपल ट्रीटमेंट है, उनका डिहाइड्रेशन ठीक करते हैं, फीवर ठीक करते हैं और रैशेस पे कुछ दवाई लगाने की देते हैं और जल्दी ही 2-3 दिन में वो बच्चे रिकवर होकर घर चले जाते हैं। इस बीमारी से आप ये ना घबराएं कि कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। मेरा कहने का मेन अभिप्राय यह है कि आप इससे ये ना डरें कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। ये सिंपल तरह के रैशेज हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या थोड़ा बहुत हम डॉक्टरी उपचार जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देखने के बाद ठीक हो जाते हैं। मतलब बार-बार डॉक्टर साहब यही बोल रहे हैं सर कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ठीक हो जाते हैं और मतलब कोई इतना पैनिक होने का हम लोगों को देखा जाता है कि पेरेंट्स अधिकतर बहुत घबरा जाते हैं। सर, ये बात आपने बता दी, अगर किसी बच्चे के अंदर टोमेटो फीवर है, उसका डाइट चार्ट किस प्रकार से होना चाहिए? क्या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खाने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं? जो बच्चा उस बीमारी से पीड़ित है, तो उसको किस प्रकार से डाइट लेना है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी में मुंह के अंदर भी अल्सर्स हो जाते हैं या रैशेज हो जाते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा गर्म चीज़ें ना दें या कुछ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना दें। लिक्विड फ्लूइड ज़्यादा दें, उसमें जूसेस हैं या ओआरएस है, इस तरह की चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में हैं वो ज़्यादा दें और डिहाइड्रेशन उसको ना हो, ये डिहाइड्रेशन की स्थिति ना आए वो बना के रखें। और कुछ जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर से परामर्श करके लें। अगर बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है या ओरल उसको लेने में दिक्कत है, तो कई बार हमें आईवी फ्लूइड या ड्रिप भी लगानी पड़ती है। बहुत ज़रूरी बात सर ने बताई है कि जितना हो सके लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जूसेस ले सकते हैं,
है ना सर, छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये बच्चे के लिए ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है टोमेटो फीवर जो एक नई बीमारी बनकर निकली थी और लोगों में डर था। हर दिन देखते हैं न्यूज़पेपर में इसकी मतलब आर्टिकल्स निकलते हैं, डॉक्टर्स बार बार बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को, बच्चे को और पेरेंट्स को क्या हिदायत देते हैं। चलते चलते आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं इस बीमारी को लेकर, या इस आज के टाइम में जो बीमारियां चल रही हैं उसको लेकर, तो आप दर्शकों को सर कह सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि टमाटो फ्लू एक मिसनोमर है। इसका टमाटर से या टमाटो से कोई लेना देना नहीं है। टमाटो खाने से या टमाटो टच करने से कोई लेना देना नहीं है। ये टमाटर से बीमारी कतई नहीं फैलती। ये बीमारी का जो रैश है वो टमाटर की शेप का है, इसलिए हमें इसे टमाटो फ्लू का नाम दे दिया है। और ये मेनली हैंड, फूट एंड माउथ डिजीज़ जो बच्चों में हो रही है वही है। और अगर रैशिस दूसरी बीमारी में भी बड़े या टमाटो जैसे रंग ले लेते हैं, उसको भी हम टमाटो फ्लू का नाम दे देते हैं। और बाकी मेरी दर्शकों से हिदायत है कि आजकल जो कॉमन फ्लू या कोल्ड चल रहा है उसमें मास्क का प्रयोग करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, दूरी बना के रखें, अन्यथा बाहर ना जाएं, ज़रूरी है तो बाहर जाएं। भीड़ वाले इलाकों से आप बचे रहें, बीमारी में घर पे रहें। बच्चा भी को रैशिज है तो घबराए ना, और घबराने की अगर लगता है आपको कि बच्चा ज़्यादा बीमार लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। और मेरी यह है, आप स्वस्थ रहें और घर पे लाभ करें। एक सवाल सर मेरे दिमाग में आ गया, ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टॉपिक से हट कर है और आज के टाइम में बहुत देखा जा रहा है, जब भी किसी को वायरल फीवर हो रहा है आज के टाइम में, उसके बाद वीकनेस बहुत आती है। वीकनेस इतनी आ रही है कि लोग उठ नहीं पा रहे हैं। उस वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना है? देखिए, जो वायरल फीवर के बाद वीकनेस आ रही है, किसी भी फ्लू के बाद वीकनेस आ रही है, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड का सेवन करें। और ORS एक ऐसी चीज़ है जो आप ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट या सॉल्यूशन जो है वो आप ले सकते हैं। उसमें प्रयुक्त मात्रा में सोडियम, पोटाशियम और मिनरल्स हैं, तो वो आपका जो वीकनेस है या जो इन माइक्रो एलिमेंट्स की वजह से वीकनेस आती है उसको पूरा करने में करती है। फ्लूइड लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, वही आपकी वीकनेस को दूर करेगा। घर का बना हुआ स्वच्छ खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश। तो देखा आपने, डॉक्टर सुनील सिंघल जी ने आपको बताया, समझाया, बच्चों का ध्यान हम लोगों को रखना है और ख़ासकर ये बताया कि इस बीमारी में घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सर ने कहा ठीक हो जाती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। 10 दिन तक बच्चों को आइसोलेशन में रखना है, बच्चों में दूरियां बनानी है, बड़े लोगों में इतनी दूरियां नहीं बनानी है। सर ने कहा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यून सिस्टम जिनका अच्छा होता है उनको ये बीमारी नहीं होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी बात सर ने ये कही कि इस समय वायरल चल रहा है, फ्लू चल रहा है, उसको लेकर भी हम लोगों को सावधानियां बरतनी है। हम लोग 2-3 साल से देखते आ रहे, मास्क लगाने के लिए डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं कि कोविड से भी आपको बचाएगा, वायरल बीमारी से बचाएगा, इसलिए मास्क लगाइए। आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन है तो और भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे। अगर मास्क लगाएंगे तो बीमारियों से बचेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।